ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 2 हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सारी बेसिक बातों के बारे में ही देखा था। डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, सेल थ्योरी क्या है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है, और सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है एंड सेल कैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सब बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। होपफुली निधि मैम के लेक्चर में आपने ये देखा होगा कि कितने टाइप के किंगडम होते हैं, अगर करवा दिया है तो, और किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक कौन से हैं एंड यूकैरियोटिक कौन से हैं। तो एग्जांपल्स में प्रोकैरियोटिक में आता है, एक ही आता है हमारा, जो कि होता है किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा जो है, ये जो किंगडम मोनेरा है, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ग्रुप था, और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ग्रुप होने के साथ साथ इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर बिलोंग करते थे। तो जो सोल मेंबर जिसको हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा का, वो होता है बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल देखा था हमने, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो बात आती है कि इनकी बॉडी के अंदर क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी हमने देखा था कि सिर्फ राइबोसोम इनकी बॉडी में हमें मिलता है। राइबोसोम के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात आई कि स्ट्रक्चर है कैसा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कोई भी सेल होता है उसकी हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं कि भी किस तरीके से सेल का आउटर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो आउटर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप की आउटर लेयर मिलती है। क्या क्या है आप लोग अपने मन में बोलो, अगर सही है तो बढ़िया है, गलत है तो फिर आपको उस पर काम करना चाहिए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर की साइड यहाँ पे एक और लेयर हमें देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर हमें एक और लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन लाइट कलर है तो अब कुछ डार्क यहाँ पे ले लिया जाए, डार्क कलर शायद ये ठीक है। तो अंदर यहाँ पे एक और लेयर है जो कि क्या है, ये एक और लेयर हमारी है सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर की तरफ यहाँ पे हमने बनाई सेल वॉल, और उसके अंदर की तरफ हमने यहाँ बनाई सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस में अरेंज करो इन लेयर्स को आउटर टू इनर। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट, सेल वॉल क्या है, इन बिटवीन, और सेल मेम्ब्रेन क्या है, इनर मोस्ट। ठीक है, काफी बेसिक बातें की। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, डायग्राम में से पहले सारी चीजें बना रहे, देन हम उन चीजों को वन बाय वन करके यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ भी इनवेजिनेट कर जाती है कुछ इस तरीके से, ये अंदर की तरफ भी इस तरीके से इनवेजिनेट कर जाती है ऐसे। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे से हमारे इंटेस्टाइन में हम सुनते हैं कि विलाई होती है, माइक्रोविलाई होती है। विलाई और माइक्रोविलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे इन सेल्स ने क्या किया, जो सरफेस एरिया है उसको अंदर की तरफ बढ़ाया। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होंगे। तो जैसे ये मैंने कहा कि राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके अलावा सेंटर में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइबोसोम है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो सकते हैं, थोड़े कुछ फ्री पार्टिकल्स इसके अंदर मूव करते हुए प्रेजेंट होंगे, और कुछ एंजाइम्स यहाँ पे होंगे, और इसके अंदर भरा हुआ सारा फ्लूइड। तो फ्लूइड और बाकी सारी चीजें हैं। अंदर की तरफ मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स है, इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम के अलावा बाकी जो चीजें हमने यहाँ लिखी उनको भी लेबल कर लिया जाए कि सेंटर में हमने बनाया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर अब सारी चीजें आपकी ऐसे ही चैप्टर हमने स्टार्ट किए हैं जो रिलेटेड हो एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर 1 शायद ढंग से हो नहीं पाया टेक्निकल ग्लिच की वजह से,
वो जब होगा तो उसमें आप ये देखोगे कि एक प्रोकैरियोट होता है, एक यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट की बॉडी में सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है, और कोई भी यूकैरियोट अगर होता है तो उसकी बॉडी में हमें क्या मिलता है, एक सेकंड, क्या हो गया, ले रही हूँ हेनरी इस बुक में। गलती से हो गया था क्या किसी का, स्क्रीन पे एक हेनरीज का ऑप्शन आता था, आई थिंक गलती से हो गया। अगर किसी ने कुछ पूछना है तब हेनरीज किया था तो ठीक है, बाय मिस्टेक हुआ था तो ऐसे नोटिफिकेशन आ जाती है जिससे फिर मुझे आपका वो लेना होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम, सेंटर में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा सेंटर में यहाँ क्या है, और 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S राइबोसोम के अलावा इसके अंदर और क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी के अलावा यहाँ पे एक एमआरएनए होगा, जिस एमआरएनए पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है 2 से 3 नंबर में, प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, ये सारी बातें हुई कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये तो बाहर की तरफ भी एक स्ट्रक्चर बना सकती है। अगर इसने बाहर ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये क्या है, ट्यूब, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो उनको कहते हैं पिलाई या फिर पाइलस। और अगर इसने कांटों के जैसा अपीयरेंस बनाया, इस चीज में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आता तो होता है पर वो क्लियरिटी वर्ड्स में नहीं होती, जिसके ऊपर सीएसआर लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं। टर्म्स सिंपल है, पिलाई एंड फिम्ब्रे, पर कंफ्यूजन लोगों को इतना होता है जिस वजह से ये हमेशा कोई ना कोई इसको गलत कर देता है। पिलाई होगी तो सेक्स पाइलस बनाती है, सबने इतना सुना होगा, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो जेनेटिक मटेरियल किसी कांटे से थोड़ी ना एक्सचेंज हो सकता है, किसी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर से चेंज नहीं हो सकता, उसको एक्सचेंज होने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि होता है पाइलस। तो यहाँ पे जो अब ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दिस इज द फिम्ब्रे। और फिम्ब्रे जो है ये बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा और यहाँ क्या होगा, इसके अलावा हम देखते हैं एक होता है फ्लैजिला, और फ्लैजिला के पास एक होती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर होता है हुक, और उस हुक के ऊपर देखने को मिलती है एक लॉन्ग फिलामेंट। तो ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी पिलाई, बेसल हुक और बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये 3 स्ट्रक्चर से मिलके जो बना है वो कहलाता है फ्लैजिला। सबको अलग अलग करके अभी लिखेंगे बस थोड़ी सी देर में। तो एक तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, जिसमें लेबलिंग कर दी। अब अलग अलग एक एक तरीके से इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए कि स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, उस स्ट्रक्चर में हम काफी सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेल एनवलप, सबसे पहली चीज होती है सेल एनवलप। और उसके बाद हम देखते हैं सेल एनवलप के बाद उसी सेल एनवलप की मॉडिफिकेशंस, उसी सेल एनवलप की मॉडिफिकेशंस। तो उन सारे मॉडिफिकेशंस को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल एनवलप को ही डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे। तो जो सेल एनवेलप है, ये किस किस लेयर से बना हुआ है मिलके, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट क्या थी, ग्लाइकोकेलिक्स। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए। ग्लाइकोकेलिक्स, द टर्म ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या है, ये अपने आप में शुगर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, शुगर के लिए और क्या यूज करते हैं बेटा हम वर्ड, शुगर के लिए एक वर्ड होता है सेक्राइड, सेक्राइड होता है ना, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, या फिर इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कि यहाँ पे जो ये वर्ड है ग्लाइको, मतलब ये जो लेयर है ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है शुगर की बनी है। कैलिक्स का मतलब क्या है, लेयर या फिर यूनिट, लेयर बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, मतलब आउटर मोस्ट जो लेयर है वो शुगर की यहाँ पे बनी हुई है। क्या ये ग्लाइकोकेलिक्स सब में प्रेजेंट होगी,
क्या ये ऑल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अभी तक हम देख रहे हैं कि सेल एनवेलप है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइको का मतलब है शुगर, कैलिक्स का मतलब है यूनिट या फिर लेयर। अब बात आई कि क्या ये प्रेजेंट है सब में? प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 2 टाइप के बैक्टीरिया में क्या क्या आएगा? 2 टाइप के बैक्टीरिया में एक आता है ग्राम पॉजिटिव, एक आता है ग्राम नेगेटिव। सबको पता है ये ग्राम नाम किस बेसिस पे दिया? साइंटिस्ट के बेसिस पे दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनमें देखा जाता है नो ग्लाइकोकैलिक्स, नो ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। तो ग्राम पॉजिटिव में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, तो ग्राम पॉजिटिव में ग्लाइकोकैलिक्स तो है नहीं, तो फिर क्या है? फिर है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सो हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है सेल एनवेलप हमेशा 3 लेयर का हो। सेल एनवेलप क्या है? इन मोस्ट बैक्टीरिया, इन मोस्ट। अब ये छोटे छोटे वर्ड ही आजकल का पेपर जो पैटर्न है उसमें मैटर करते हैं कि मोस्ट वर्ड है या ऑल है, किस टर्म को हमने ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया। तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते कि इन ऑल बैक्टीरिया 3 लेयर इज प्रेजेंट, हम लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इट कंटेन 3 लेयर्स। ठीक है, पर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्शन है। ग्राम पॉजिटिव के केस में, एक सेकेंड, ग्राम पॉजिटिव के केस में ये देखने को मिलता है 2 लेयर्स, और वो 2 लेयर्स क्या होंगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यही बस 2 लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्राम नेगेटिव में 3 ही लेयर हमें देखने को मिलेंगी। ओके, इसके बाद और क्या आता है? पहली बात थी, पहला क्वेश्चन था क्या ये सब में प्रेजेंट है? हमने कहा नहीं। ये किससे बना है? हमने कहा शुगर। इसके अलावा और हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं? और हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में ये कहते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ये किससे बना है और इसकी थिकनेस क्या है। तो कंपोजिशन एंड थिकनेस, कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स also different। जैसे कि एक हम कहते हैं क्या होता है? कैप्सूल। एक हम कहते हैं होता है कैप्सूल। एक हम कहते हैं होता है क्या? स्लाइम लेयर। एक होता है स्लाइम लेयर। तो एक हो गया कैप्सूल, एक हो गया स्लाइम लेयर। कैप्सूल में क्या होती है? थिकनेस जो है वेरी थिक लेयर, और स्लाइम लेयर क्या होती है? थिन लेयर। ठीक है, ये बात हुई थिकनेस की। दूसरा कंपोजिशन की अगर बात करें, सॉरी आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो कंपोजिशन की अगर बात करें, कंपोजिशन में यहाँ पे क्या आएगा? कंपोजिशन में आता है प्रोटीन प्लस अमीनो एसिड और प्लस में म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। और जो स्लाइम लेयर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोपॉलीसेक्राइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे क्या बात आएगी? इसके अलावा और ये बात आती है कि ये क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जो फंक्शन है इनका वो फंक्शन क्या होगा? तो कैप्सूल का जो फंक्शन है वो ये है। कैप्सूल का फंक्शन इम्पोर्टेंट। अगर मैंने कहा कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया चला गया जो कि डिजीज को कोज कर रहा है, और हम गए डॉक्टर के पास कि हमें चाहिए मेडिसिन, डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी। एक बैक्टीरिया ऐसा था जो जल्दी से ठीक हो गया, पर एक बैक्टीरिया ऐसा था जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तो जो ठीक नहीं हो रहा है उसका ना ठीक होने का रीजन क्या है? ठीक ना होने का रीजन यहाँ पे ये हो सकता है कि उस बैक्टीरिया के बाहर इतनी ज्यादा शुगर कोटिंग, इतनी ज्यादा थिक लेयर है कि वो
बैक्टीरिया हमने जो एंटीबायोटिक खाई थी उससे अपने आप को बचा लेता है, उससे अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो वो उससे अपने आप को जब बचा लेगा तो उस केस में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी जो मेडिसिन है उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट दी बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट दी बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हम काफी बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं स्लाइम लेयर के साथ। ये पॉइंट आपका माइक्रोबायोलॉजी के रिस्पेक्ट में डिटेल में आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेल बायो और मोल बायो और माइक्रोबायो ये चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, सिमिलर भी हैं, डिफरेंस भी हैं। तो अगर आ जाए कि कौन सा बैक्टीरिया ज्यादा हार्मफुल है, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास थिक कोटिंग है कैप्सूल की, क्योंकि उसकी थिक लेयर की वजह से मेडिसिन उसको अफेक्ट नहीं कर पाते। स्लाइम लेयर का काम क्या है, स्लाइम लेयर एक वेवी स्ट्रक्चर है, वेवी स्ट्रक्चर है, ये वेवी स्ट्रक्चर। ज्यादातर मेन काम इसका है एडहेशन प्रोवाइड करने में। इसका मेन काम है एडहेशन प्रोवाइड करने में। कैप्सूल का फंक्शन ठीक है, समझाती हूँ। कैप्सूल का फंक्शन मैंने ये कहा कि अगर कोई बैक्टीरिया है, मैंने कहा कि कोई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी, सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल एक ऐसी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की जो काफी ज्यादा थिक यहाँ पे लेयर है। मैं आपका हेनरी जिगर हटा रही हूँ, मेरी वॉइस आ रही है फिर से। जो ये कैप्सूल है इसमें हमने देखा कि काफी ज्यादा थिक ये लेयर है। तो एक्सेस थिक लेयर है तो इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो बैक्टीरिया बॉडी में था, उसको हमने मेडिसिन खा के मारने की कोशिश की। हमारे बैक्टीरिया के लिए हमारी बॉडी क्या है, होस्ट, हम उसके होस्ट हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी इस थिक कोटिंग की वजह से उसको हमारा सिस्टम मार नहीं पाया। इसीलिए बोल देते हैं कि कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को होस्ट इम्यून सिस्टम से। ठीक है, अब आ गया होगा होपफुली समझ में। इस चीज को मैं क्लास में स्टूडेंट्स को ऐसे भी बता देती हूँ कि काफी बार हमें ये कहा जाता है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा शुगर कोटिंग बातें करते हैं, ज्यादा ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं हम तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कर देंगे, तो ज्यादातर खतरा हमें वैसे ही लोगों से होता है लाइफ में, मैक्सिमम केस में उन्हीं से होता है। तो वैसा ही हमारी बॉडी के साथ हुआ कि कोई ऐसी चीज आ गई जो अपने ऊपर एक्सेस शुगर की कोट लेके आ गई। तो एक्सेस शुगर की कोट जब वो लेके आई तो बॉडी को लगा अरे ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, इसके पास तो काफी अच्छी शुगर कोटिंग है। पर पता चला कि अरे ये तो तेरे लिए डेंजरस है और इसको मारो। पर जब वो मारने चली तो वो मरा नहीं। तो जितनी ज्यादा शुगर कोटिंग थी उतना ज्यादा उसके लिए डेंजरस हो गया, और वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, पर बैक्टीरिया के लिए तो कैप्सूल एक पॉजिटिव फीचर हो गया ना कि उसने उसको बचा लिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो ये चीज हम मेनली यहाँ पे कहते हैं। स्लाइम लेयर का काम है एडहेशन। ठीक है, एडहेशन वाला ऐसा पॉइंट है जो कि हम इन जनरल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कैप्सूल भी शो करता है, स्लाइम लेयर दोनों शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी थिकनेस एंड द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में और क्या देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, किसकी बनी है ये हमने देख लिया, और कैप्सूल स्लाइम लेयर भी हो गया। और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक और चीज यहाँ पे आती है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर एक और चीज आती है, एक पोरिन नाम के प्रोटीन होते हैं, पोरिन प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। अब ये पोरिन प्रोटीन का काम क्या है, वैसे जब हम आगे डिटेल पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की तो उस टाइम पोरिन, एक्वापोरिन दो चीजें आएंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। डीयू में, जेएनयू में पहले वहां से क्वेश्चन आते थे। पोरिन, एक्वापोरिन, बॉटनी जूलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉटनी में तो एक्वापोरिन सिंपल प्लांट्स में चैनल आते हैं, तो जूलॉजी में एक्वापोरिन के रिस्पेक्ट में आप लोग जब ह्यूमन फिजियो पढ़ते हो वहां पे आता है किडनी के रिस्पेक्ट में एक्वापोरिन कैसे कहाँ प्रेजेंट है,
डायबिटीज उसी के बेसिस पे देखी जा सकती है, लिवर में भी होते हैं, ब्रेन सेल्स में भी होते हैं। तो ये जो एक्वापोरिन और पोरिन है, ये कुछ चैनल्स होते हैं, जिसमें जो पोरिन है ये स्पेसिफिक चैनल नहीं होता, ये किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट अपने अंदर से करवा सकता है। दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक चैनल, ठीक है। ये एक जनरल चैनल है, डिटेल आएगी आगे। अभी के लिए बस हमें इतना जानना है कि पोरिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो पोरिन है ग्लाइकोकैलिक्स में है, और ग्लाइकोकैलिक्स तो नहीं थी किसमें, ग्राम पॉजिटिव में, ग्लाइकोकैलिक्स है किसमें, ग्राम नेगेटिव में। तो यहाँ से हम एक ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में डिफरेंस करना हो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव only, not in gram positive. Reason, because in gram positive no glycocalyx layer is present, ठीक है। इसी के बेसिस पे आगे हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें क्या बताएगी, जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो हमें ये बताती है आगे जाके जब हम देखेंगे कि हाउ क्लोरोप्लास्ट and mitochondria are semi-autonomous organelles। तो वो चीजें बताने के लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं, और ये थ्योरी क्या प्रूफ देती है, ये थ्योरी ये कहती है कि these two structure arises from बैक्टीरिया। और उसके सपोर्ट में एक बात ये भी आती है, उसके सपोर्ट में एक बात क्या आती है, उसके सपोर्ट में एक बात ये भी आती है कि in the outer layer of mitochondria and chloroplast porin protein are present, porin proteins are present। तो ये पोरिन प्रोटीन आउटर लेयर में है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की। यहाँ हमने देखा बैक्टीरिया की आउटर लेयर में है। ये क्वेश्चन भी CSR में, गेट में, MSc एंट्रेंस में बहुत बार आया हुआ है कि पोरिन प्रोटीन की क्या क्या लोकेशन है, एक तो बैक्टीरिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। और इस पोरिन प्रोटीन की प्रेजेंस एक प्रूफ देती है कि यस, बैक्टीरिया से ही कहीं ना कहीं वो दोनों स्ट्रक्चर बने होंगे। आगे की डिटेल हम देखेंगे फ्यूचर में, पर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की हेल्प से हम ये देखेंगे कि ये सिमिलैरिटी किससे है, सिमिलैरिटी विद बैक्टीरिया, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो दोनों की पोरिन की प्रेजेंस होना। सॉरी यार, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हुआ, क्या पढ़ा है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि पूरा एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स थी, फिर सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन, अलग अलग स्ट्रक्चर। हमने स्टार्ट किया कि सेल एनवेलप में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, क्या हम उसको बोलते हैं, किस किस चीज की प्रेजेंस है, क्या इसका एक स्पेशल पॉइंट है। ये जो हमने देखा, ये इसका एक स्पेशल पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जो कि होता है सेल वॉल। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर हम क्या देखेंगे, सेल वॉल के रिस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात, फंक्शन क्या है सेल वॉल का, फंक्शन। अब मैंने कहा कि जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, सबने अगर सुना हो कि अगर किशमिश को हम पानी में रखते हैं, वो फूल गई, स्वेलअप हो गई, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, हाइपोटोनिक कंडीशन, स्वेलअप हो जाना। अगर उसे स्वेलअप वाली को हमने नमक के पानी में रख दिया, तो ना कि सिर्फ उसके अंदर जितना पानी था वो भी चला गया, और जो पानी आया वो भी चला गया, तो वो बिल्कुल श्रिंक हो गई, वो कंडीशन थी हाइपरटोनिक वाली। तो उन चीजों को अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो प्लांट में अगेन ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसी बातें आएंगी कि अगर हमने किसी चीज को पानी में रखा और उसके पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल उसकी सेल की प्रॉपर शेप मेंटेन रखता है।
तो यहाँ पे सेल वॉल का पहला काम तो यही आएगा, शेप मेंटेन रखता है, चाहे ये कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंजाई हो, सबके अंदर सेल वॉल शेप मेंटेन करता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किस चीज से करता है? अगर किसी बैक्टीरिया या किसी भी चीज को पानी में रख दिया और हाइपोटोनिक कंडीशन थी और वो स्वेल अप हो जाएगा, अगर ज्यादा पानी उसके अंदर चला गया तो वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। अगर सेल वॉल है तो वो जो बर्स्टिंग है वो रुक जाएगी। तो प्रोटेक्ट दी बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। या फिर ऐसे हो कि हमने किसी चीज को ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपरटोनिक कंडीशन का है, तो वहां तो अगर उस पे सेल वॉल नहीं होगी तो सेल तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा, आपस में चिपक जाएगा एक दूसरे के। तो यहाँ पे सेल वॉल बचा लेता है बैक्टीरिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो फ्रॉम बर्स्टिंग एंड फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये सेल वॉल ने किया बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो सेल वॉल है इसके बारे में हम क्या देखते हैं? प्रोटेक्शन हो गया, शेप मेंटेन हो गया, ये इसके मेन फंक्शन थे। फिर बात आती है कंपोजिशन की। कंपोजिशन की भी बैक्टीरिया के अंदर ध्यान रखना है, सेल वॉल पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की, तो कंपोजिशन क्या है? तो इन बैक्टीरिया हम कह सकते हैं म्यूरिन, या फिर इसी का नाम है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन। म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये प्रेजेंट होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन ये नाम कैसे आया? ग्लाइकेन वर्ड बेसिकली फॉर द शुगर, पेप्टाइडो दिस टर्म रिप्रेजेंट द बॉन्ड बिटवीन दी शुगर पेप्टाइड और वो जो अमीनो एसिड बीच में होंगे वो। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो ये स्ट्रक्चर है ये ऐसा नहीं है कि मतलब कंपोजिशन में हमने सिर्फ एक नाम दिया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसको हम म्यूरिन भी कह सकते हैं। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसिस्ट करता है क्या? एक होता है नैग, एक होता है नैम। इन दोनों के बीच में कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो नैग की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। नैम की यूनिट क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 इन बिटवीन। और ये सब कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं? क्रॉस लिंकिंग के साथ। क्रॉस लिंकेज हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल वॉल पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि ये म्यूरिन या म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर नैग, नैम, अमीनो एसिड और कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर क्रॉस लिंकिंग यहाँ देखने को मिलेगी। किस तरीके से? जैसे कि एक है नैग यूनिट, फिर है नैम, फिर से है नैग, फिर है नैम एंड फिर से है नैग। नैग के नीचे है नैम, फिर नैग, यहाँ नैग के नीचे नैम होगा ना कि नैग। तो यहाँ नैम, फिर नैग, फिर नैम, यहाँ इसके नीचे फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, ऐसे करके हमने इसको 3 बार चलो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 3 बार हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ये तो हो गए ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। बीच में यहाँ पे 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड 4, ऐसे 4 अमीनो एसिड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब एग्जैक्टली बिल्कुल डेप्थ में इसकी जाना नहीं है, एक ओवरव्यू बस स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये यहाँ पे अरेंज है। इसके अलावा अब देखा ये जाता है कि बीच में एक शुगर की ही कोई यहाँ पे चेन प्रेजेंट होती है, जिसमें ये देखा जाएगा कि इस नैम के साथ एक यहाँ पे लिंकिंग होगी और वो इस अमीनो एसिड के फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगी। ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये ऊपर वाले नैम को पकड़ लेगी। यहाँ पे नीचे क्या होगा? नीचे वाला नैम भी इस तरीके से है कि इसको इसने इससे पकड़ा हुआ है, इसने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और इन दोनों के बॉन्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं। तो देखा जाता है ऐसे कुछ एक क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है, ऐसे कुछ एक क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये
एक रफ स्ट्रक्चर है जिसमें बस हमें एक ओवरव्यू यहाँ पे मिलना चाहिए कि कैसे जो ये क्रॉस लिंकिंग है वो हो रही है। तो क्रॉस लिंकिंग हमने कुछ इस तरीके से दिखा दी, जिसमें बीच में अमीनो एसिड थे 4, ये शुगर थे यहाँ पे नैग नैम, बीच में से एक कार्बोहाइड्रेट की कोई चेन थी जिसकी हेल्प से सारी क्रॉस लिंकिंग हुई और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नाम दे दिया पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? सेल वॉल है बैक्टीरिया की। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी देखे जाते हैं। एक्सेप्शन में क्या? एक्सेप्शन के अंदर सबसे पहला तो आ जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में ये देखा जाता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। तो बात ये आ गई कि भी माइकोप्लाज्मा को क्यों फिर बैक्टीरिया में रखा हुआ है अगर इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। साइंटिस्ट ने ये देखा कि माइकोप्लाज्मा के जो फीचर्स हैं वो मैच करते हैं बैक्टीरिया से, सिर्फ एक सेल वॉल ही ऐसी है जो इस पे नहीं है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को नाम भी दे देते हैं क्या? बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ, बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। ठीक है, ये इसको यहाँ पे नाम दे दिया। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं, गलत हो भी जाए एक आधी स्पेलिंग तो उनको इग्नोर कर देना। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में ये देखा जाता है म्यूरिन की जगह सूडोम्यूरिन, सूडोम्यूरिन या फिर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं, ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है? यहाँ पे नैम और नैग होने की जगह नैम और नेट करके एक यूनिट होती है। अभी मुझे नेट की फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, पर कोई नहीं, बाद में बता देंगे क्या थी। नैम और नेट के बीच में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बात ये हुई कि क्यों मैम यहाँ नैम और नेट क्यों नहीं है, नैम और नेट क्यों है? तो इस नैम और नेट ने क्या कर दिया? आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिफरेंट कर दिया, सेल वॉल को डिफरेंट बना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, नॉट ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है तो ये कैसे हैं? अपने आप में एक अलग है। ट्रू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, जिसको एग्जाम्पल में हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक अलग टाइप का बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल अलग है। आगे जाके देखेंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन भी अलग मिलेगी, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है? जितनी भी हार्श कंडीशन होती है उसमें ये सरवाइव कर पाता है। तो सो टू सरवाइव इन हार्श कंडीशन, टू सरवाइव इन हार्श कंडीशन, ये जो है आर्की बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल है अलग होती है। और माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल इन जनरल अलग है, और उसके पास हम कह देते हैं सेल वॉल नहीं है तो बैक्टीरिया ने अपनी कोट को उतार रखा है। ये सारी बातें थी सेल वॉल के रिगार्डिंग। इसके अलावा सेल वॉल में अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस जो सेल वॉल है ये भी अब अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की है। किसी को अगर बीच में कोई डाउट है तो वो हैंड रेज करके पूछ लेना, मैं आगे करवा रही हूँ। सो अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। कितने टाइप की यहाँ पे बैक्टीरिया हैं? तो दो हैं अगेन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव है और एक ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव वाला, इसके अंदर वेरी थिक, कितनी लेयर होंगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की? लगभग 12 to 15 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में हम क्या कह सकते हैं? वेरी थिन, जिसमें क्या होता है सिर्फ 2 to 3 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, बस ये चीज हमें यहाँ पे देखनी थी, थिकनेस वाली। और ये जितनी ज्यादा थिक है
ये जो सेल वॉल है जितनी ज्यादा थिक है, इस थिकनेस की वजह से यहाँ पे एक एसिड भी इसके साथ अटैच मिलता है जिसको हम बोलते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक स्पेलिंग ठीक है क्या? टिकोइक एसिड, चलो पता नहीं, जैसे भी है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट, पर यहाँ पे हमें नो टिकोइक एसिड। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जो हैंस क्रिस्टन ग्राम थे, उनका एक्सपेरिमेंट भी देख लिया जाए कि उन्होंने ये जो सेल वॉल थे इनके ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और ये बताया था कि भी क्या क्या डिफरेंस है जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें। तो अब हम देखते हैं साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टन ग्राम का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हैंस क्रिस्टन ग्राम ने क्या कहा था? हैंस क्रिस्टन ग्राम ने यही कहा था कि भी मेरा एक स्टेन है जिसको यहाँ पे मैं क्रिस्टल वॉयलेट लेके चल रहा हूँ। इन्होंने अपना एक स्टेन था जिसको क्रिस्टल वॉयलेट नाम दिया। एक सेकंड रुकना स्टूडेंट्स। इसको बताने से पहले मैंने पीछे जो ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर की अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको बताऊं तो इसकी थोड़ी सी डिटेल में यही आएगा कि पूरा स्ट्रक्चर है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थी जिसमें 4 अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे बनाए थे। तो 4 अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में इसको मैं कह सकती हूँ टेट्रापेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि 4 अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में जो बॉन्ड है वो, अब ये अमीनो एसिड यहाँ पे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से बना रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ इस डायग्राम को ताकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार फिर से देख लिया जाए। जैसे कि नेक, थोड़ा मैं सोच रही थी इसके अंदर और क्या हो सकता है, नेम, और यहाँ पे क्या हुआ, नेक। ठीक है, ज्यादा इसको आगे ना ले जाते हुए बस 3 यूनिट इसके बना लेंगे, नेम, नेक और नेम। अब इसके बाद नेक, नेम और नेक। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने कहा इस नेम के ऊपर ऐसे 4 अमीनो एसिड लगे हुए हैं। ठीक है, और ये 4 अमीनो एसिड यहाँ पे किससे जुड़े रहते हैं, ये 4 अमीनो एसिड एक क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट होगा इनके बीच में, जो कि 5 यहाँ पे ग्लाइकेन के बॉन्ड को रखता है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये होता है। इसके ऊपर फिर से यहाँ पे जो 4 अमीनो एसिड है वो ऊपर से आएंगे, ऊपर से कहाँ से, इससे आएंगे, 1 2 3 4, ये क्या करेगा, इससे यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये फिर आगे फिर से 1 2 3 4 5 इन ब्रिज से अटैच होगी। ये ब्रिज फिर से किसका काम कर रहा है, ये ब्रिज काम कर रहा है कि भी नीचे से यहाँ से इसने लिए क्या, 1 2 3 4 अमीनो एसिड, उनको साथ ही जुड़ गया, जुड़ के आगे फिर ये चला गया, और ये 1 2 3 4 5 ये ऊपर और नीचे इन अमीनो एसिड से जुड़ेगा। यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे की क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग के बॉन्ड्स के नाम हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या बॉन्ड्स के नाम है। बाकी सबकी मैंने लिंकिंग दिखाई नहीं क्योंकि पहले स्ट्रक्चर समझ लिया था। अभी मेन कि ये जो है इसको कहते हैं टेट्रापेप्टाइड, जो 4 अमीनो एसिड थे इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे हम ये 5 का ग्रुप है, ये जो 5 हैं इसके रिस्पेक्ट में हम कहते हैं ये है पेंटाग्लाइकेन बॉन्ड, पेंटाग्लाइकेन बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा अब और हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो शुगर और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होगा, शुगर और शुगर के बीच का बॉन्ड होता है हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 3 बॉन्ड हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो मेन यही देखना था कि भी इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि टेट्रापेप्टाइड है। पीछे मैंने स्ट्रक्चर ऐसे सिंपल तरीके से बता दिया था कि क्रॉस लिंकिंग होगी। यहाँ मैंने उस लिंकिंग को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि 4 अमीनो एसिड है तो नाम देंगे टेट्रापेप्टाइड। वो टेट्रापेप्टाइड एक पेंटाग्लाइकेन से अटैच है और आपस में फिर
नैग और नैम के बीच में जो बॉन्ड बन गया, उस नैग और नैम के बीच वाले बॉन्ड को फिर बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पे ये भी एक और चीज देखते हैं कि जैसे कि एक ड्रग होती है जिसमें हम ज्यादातर नाम लेते हैं पेनिसिलिन ड्रग का। तो पेनिसिलिन ड्रग के बारे में ये देखा गया है कि वो जो ये क्रॉस लिंकिंग थी, किस किस के बीच में क्रॉस लिंकिंग थी, इस पेंटाग्लाइकेन और इस टेट्रापेप्टाइड के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग थी, इस क्रॉस लिंकिंग को नहीं होने देती। और अगर पेनिसिलिन कहीं भी प्रेजेंट होगा तो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल डैमेज हो जाती है। लिखते हैं क्या मैंने बताया, मैंने ये कहा कि अगर किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, और उस सेल वॉल में हमने कर दिया ट्रीटमेंट पेनिसिलिन का, मैंने बना दिया एक बैक्टीरिया विद सेल वॉल, एक बैक्टीरिया है ये, इसके अंदर सेल वॉल है, इसमें मैंने ट्रीटमेंट कर दिया पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन ड्रग मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। जो पेनिसिलिन ड्रग है या फिर जो एंटीबायोटिक है, ये क्या करती है, ये करती है प्रिवेंट, इट प्रिवेंट क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन वर्ड ही अपने आप में क्या बता रहा है, टेट्रापेप्टाइड और पेंटाग्लाइकेन, तो इसीलिए क्या नाम है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, कि भी ग्लाइकेन और पेप्टाइड के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, इसीलिए इस यहाँ पे सेल वॉल के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये प्रिवेंट करती है उस क्रॉस लिंकेज को, और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमने ट्रीटमेंट दे दिया बैक्टीरिया को, किस चीज का, पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट दे दिया, तो उस केस में बैक्टीरिया के अंदर लाइसिस हो जाएगी। तो बैक्टीरिया के अंदर इट कॉज बैक्टीरिया लाइसिस। मतलब लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। एक तो राइटिंग इतनी गंदी आती है ना इस पेन टैब पे, ऐसे लगता है छोटा बच्चा लिख रहा हो जैसे। ठीक है, तो इट कॉज बैक्टीरिया लाइसिस, मतलब बैक्टीरिया के अंदर उनकी जो वॉल है उनको ये ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि भी सेल वॉल को ये तोड़ रही है। तो अभी हमने ये देखा था कि सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, वो कौन सा था, वो था माइकोप्लाज्मा। तो हम यहाँ से एक और बात ये कह सकते हैं, कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट है किससे, पेनिसिलिन से। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि रिमेम्बर दैट पेनिसिलिन affect all bacteria except माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल ही नहीं है, और वो सेल वॉल को पेनिसिलिन तोड़ती है जिससे बैक्टीरिया की भी डेथ कर देती है। यहाँ सेल वॉल ही नहीं है तो बैक्टीरिया के ऊपर हार्म ही नहीं कर पाती। पर माइकोप्लाज्मा फिर सेंसिटिव किससे है, कोई तो ऐसी ड्रग होगी जो माइकोप्लाज्मा को भी किल करती होगी। तो माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव टुवर्ड और कौन सी ड्रग होती है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन के अलावा स्ट्रिप्टोमाइसिन, सेंसिटिव टुवर्ड स्ट्रिप्टोमाइसिन और क्लोरमफिनिकोल, ऐसे करके कुछ एक्सेट्रा। आप बायोटेक में कुछ ड्रग्स पढ़ते हो ना, तो उनके रिस्पेक्ट में ये सेंसिटिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं सीधा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर अफेक्ट करेंगी और बैक्टीरिया जो है उसको परेशान कर देंगे। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा किससे सेंसिटिव है, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफिनिकोल। ठीक है, ये बातें हमारी हो गई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग पढ़ने से पहले ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देख रहे हैं कि हेंस क्रिस्टन ग्राम ने यहाँ पे क्या किया था। हेंस क्रिस्टन ग्राम ने ये कहा था कि भी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे क्या लो, स्टार्टिंग में आप यहाँ पे ले लो एक
स्लाइड, इस स्लाइड पे हमने मान लो कोई स्मीयर, लैब में सबने काम किया होगा, कोई हम यहाँ पे स्मीयर ले लेते हैं, बैक्टीरियल स्मीयर। बैक्टीरियल स्मीयर, स्मीयर का मतलब जो हमें जिसपे काम करना है, जिसपे देखना है कि किस में इसके अंदर कैसे क्या। इस स्मीयर को हमने क्या कर दिया, इस स्मीयर को फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर दिया स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। और क्रिस्टल वॉयलेट से हम यहाँ जब इसको स्टेन करेंगे तो बैक्टीरिया क्या ले लेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट जो स्टेन है, ये पहली बात हमें ध्यान रखना है, इट इज ए ग्राम स्टेन, इट इज ए ग्राम स्टेन। तो बैक्टीरिया को इससे स्टेन किया, तो बैक्टीरिया ने यहाँ इस कलर को ले लिया। लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप लिखते हो कि अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे। डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद जो सेकंड स्टेप में यहाँ पे डाला जाता है आयोडीन, और कितना 0.5% आयोडीन हम यहाँ पे डाल दें। आयोडीन का काम क्या है, आयोडीन जो होता है ये होता है एक फिक्सर। आयोडीन जो होता है इट इज ए फिक्सर। फिक्सर क्या कि बैक्टीरिया ने वॉयलेट कलर को ले लिया अपने साइटोप्लाज्म में, और वो अच्छे से फिक्स हो जाए उसके साइटोप्लाज्म में, इस चीज की गारंटी लेता है आयोडीन, ठीक है। अच्छे से कलर रिटेन कर गया वॉयलेट कलर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे ऐड किया थर्ड स्टेप पे ऐड किया क्या, एल्कोहल। और एल्कोहल बोलने की जगह हम कह सकते हैं हमने यहाँ पे इथेनॉल को ऐड किया। इथेनॉल क्या होता है, इट इज ए डीकलराइजर, इट इज ए डीकलराइजर। मतलब ये यहाँ कोशिश करेगा कि बैक्टीरिया ने जितना भी कलर लिया है उस कलर को ये रिलीज कर दे। पर अब उसके लिए दो केस हैं, एक मैंने कहा अगेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एक मैंने कहा ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, 2 लेयर थिक, और एक फिर वेवी हम कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स है। पर वहीं ग्राम पॉजिटिव के बाहर काफी ज्यादा थिक क्या है, सेल वॉल है, काफी ज्यादा थिक यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो बैक्टीरिया जिसके बाहर थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या होगा, 1 से 2 लेयर में क्या एंटर करेगा, एल्कोहल एंटर करेगा। और जैसे ही एल्कोहल एंटर करता है, जो हमने यहाँ पीछे बॉन्ड्स बनाए थे, ये जो बॉन्ड्स हैं जैसे ही एल्कोहल एंटर करेगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड हैं ये कोशिश करते हैं कि भी हमें टूटना पड़ेगा। मतलब एल्कोहल आया यहाँ पे एंटर किया, एंटर करते ही ये जो बॉन्डिंग थी इस बॉन्डिंग को तोड़ेगा, आगे गया और तोड़ेगा। जैसे ही 2-3 बॉन्डिंग टूटी, नीचे वाले जितने भी नैग और नैम थी इतनी दूर जो थे बिल्कुल पास आ जाएंगे, नैग और नैम। तो आगे क्या है, जो एल्कोहल है वो एंटर फिर नहीं कर पाता। पर 2-4 लेयर तो इसने क्रॉस कर दी, 2-4 लेयर क्रॉस कर दी, तो ग्राम नेगेटिव का केस तो ऐसा होगा कि उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो वो एल्कोहल है वो तो चली जाएगी। पर ग्राम पॉजिटिव का केस तो ये होगा कि 3-4 लेयर 5-6 लेयर को तुड़वा के, पर उसके बाद इसने अपने अंदर के जो बॉन्ड थे उनको सीज कर लिया और उस एल्कोहल को अंदर एंटर नहीं करने दिया। इस रीजन से यहाँ पे ये देखा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये क्या रहेगा, रिमेन वॉयलेट और पर्पल। अब जो मैंने आपको बातें बताई, ये बातें कुछ लिखने की नहीं है, जनरल समझने की है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन वॉयलेट और पर्पल। बस रीजन में लिख लेते हैं, ड्यू टू 12 से 15 लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन पर ग्राम नेगेटिव का केस ऐसा हुआ कि इसने अपनी बॉडी के अंदर इजिली उसको आने दिया और उसका जो कलर है वो चला गया। तो ग्राम नेगेटिव में क्या हो गए, कलरलेस, ग्राम नेगेटिव हो गए कलरलेस, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्थ स्टेप करना पड़ा और वो फोर्थ स्टेप था ग्राम नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अभी स्लाइड पे तो कुछ पता थोड़ी ना चल रहा है कि जो स्लाइड है इसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया ने कलर रिलीज कर दिया, किसके है। तो जब माइक्रोस्कोप में देखने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर लैब में काम किया है तो पॉजिटिव वाला तो दिख जाएगा। अगर नेगेटिव उसमें हुआ तो वो कैसे दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर तो कोई कलर है ही नहीं।
तो इसलिए फोर्थ स्टेप पे यहाँ क्या करना पड़ता है, सेफ्रानिन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सेफ्रानिन ट्रीटमेंट। और ये सेफ्रानिन डाई होती क्या है, सेफ्रानिन जो है इसको यहाँ पे बोल दिया जाता है इट इज ए व्हाट, इट इज ए काउंटर स्टेन, इट इज ए काउंटर स्टेन। मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले रही थी, आया ही नहीं आज, तो इसलिए कलर एक ही लेना पड़ रहा है। इट इज ए काउंटर स्टेन। सेफ्रानिन जो है ये एक काउंटर स्टेन है, और ये काउंटर स्टेन किस चीज में हेल्प करता है, यहाँ पे फिर फाइनल जो ऑब्जर्वेशंस है, फाइनल जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशन ये रही कि ये हमारी पेट्री प्लेट थी, उस पेट्री प्लेट में कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे दिखे वॉयलेट, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे दिखे कि भी वॉयलेट कलर के हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसे वॉयलेट थे, और जो काउंटर स्टेन किया सेफ्रानिन, उससे कुछ बैक्टीरिया ऐसे पिंक कलर के नजर आए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे पिंक कलर के नजर आए। तो लास्ट में कंक्लूजन फिर ये निकाल दिया कि जो पिंक कलर के हैं वो है ग्राम नेगेटिव, और जो वॉयलेट कलर है वो है ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरीके से ग्राम स्टेनिंग की जाती है, जिसमें हमने डिफरेंसेस इसके पहले और देख लिए कि ग्राम नेगेटिव में तीनों लेयर है, ग्राम पॉजिटिव में 2 लेयर है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक है, ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है ये थिन है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, एक बार रिपीट कर देते हैं अभी तक हमने किया क्या है पूरा, ताकि चीजें थोड़ी एक बार रिवर्स हो जाएं कि हम पढ़ क्या गए हैं आज। तो प्रोकैरियोटिक सेल किंगडम मोनेरा के बारे में देख रहे हैं, जिसके अंदर सोल मेंबर होते हैं बैक्टीरिया। तो सारी डिटेल हमें बैक्टीरिया की पढ़नी है, बैक्टीरिया की डिटेल पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये लेक्चर हमारा माइक्रोबायोलॉजी का बेस बना देता है। अब मोनेरा पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, पर है तो क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, इसीलिए ये सेल बायोलॉजी का भी पार्ट है, दोनों चैप्टर को ये मिक्स कर देता है। इसके अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि यहाँ क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक इसका सेल एनवेलप का ही है, जो कि 3 लेयर की होती है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल में सेल वॉल, इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। पर देखा ये गया कि ग्लाइकोकैलिक्स सब में नहीं है, इसीलिए इसको 2 टाइप्स में यहाँ डिवाइड किया गया। इसके अलावा कंपोजिशन और थिकनेस इसकी अलग है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल का मेन काम था होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा देखा गया कि पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिले। इसके अलावा फिर हमने देखा सेल वॉल शेप मेंटेन करती है और प्रोटेक्ट करके रखती है बैक्टीरिया को, और इस सेल वॉल की कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसमें नैग, नैम, अमीनो एसिड और अलग अलग टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, जिन सबके बीच में लिंकेज मिलेगी, जिसका एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। अब इस सेल वॉल में हम ये देखते हैं कि नैग और नैम के ऊपर 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम कहते हैं टेट्रापेप्टाइड। वो फिर लिंक होते हैं एक पेंटाग्लाइकेन स्ट्रक्चर से, तो इसीलिए इसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर। अब यहाँ शुगर और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसको ये देखा गया कि पेनिसिलिन जो है एक ड्रग, वो इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के बॉन्ड को बनने नहीं देती। तो अगर किसी बैक्टीरिया में पेनिसिलिन ट्रीटमेंट कराया तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। पर माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, इसीलिए वो सेंसिटिव है किसकी, सॉरी, वो रेजिस्टेंट है इससे, पेनिसिलिन से, पर वो सेंसिटिव है स्ट्रिप्टोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल बाकी दूसरी ड्रग से। आज की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन भी सूडोम्यूरिन की है, जिसमें नैम और नेट होते हैं। इन स्पाइट ऑफ नैम और नेग, वो आज के बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है जितनी भी हार्श कंडीशन होती है उन सब में। थिकनेस के बेसिस पे ये देखा गया कि ग्राम पॉजिटिव में 12 से 15 लेयर हो सकती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसमें ऊपर एक टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, पर ग्राम नेगेटिव में नो टिकोइक एसिड, 2 to 3 लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। देन हेंस क्रिस्टन ग्राम का हम यहाँ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में उसने क्रिस्टल वॉयलेट ट्रीटमेंट किया, सेकंड स्टेप में उसने आयोडीन का ट्रीटमेंट किया, देन उन्होंने अल्कोहल का ट्रीटमेंट किया। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो वॉयलेट ही रह जाता है, क्योंकि उसके पास 12 से 15 पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थी, क्योंकि अल्कोहल ने 3 से 4 लेयर का बॉन्ड तो तोड़ दिया, पर जैसे ही वो बॉन्ड टूटे, नीचे के स्ट्रक्चर एक दूसरे के इतने पास आ गए कि आगे उसने अल्कोहल की एंट्री ही बंद कर दी। पर ग्राम नेगेटिव में पहले से ही 3 से 4 लेयर थी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो वो अच्छे से उसको क्रॉस कर गया, वो कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया तो काउंटर स्टेन यहाँ डाला गया सेफ्रानिन, ताकि माइक्रोस्कोप में वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक और चीज
आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सारी चीजें याद नहीं होती, जो हम पीपीटी फॉर्मेट में देखते हैं। तो एक तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था सेल की शेप, साइज, और अभी मैं बोल रही हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल। इनको मैं जो भी आगे आने वाला लेक्चर होगा उनमें चीजें प्रोवाइड करती जाऊंगी। बाकी किसी बच्चे को अगर याद रहे वो मुझे रिमाइंडर्स दे दिया करो। क्लास में कॉपी तो लेके बैठते हो, एक पेज भी लेके बैठ जाया करो। मैं अगर ये कहती हूँ कि ये चीज मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, आधी बार मैं अलग काम की वजह से भूल जाती हूँ, तो मेरे को कोई बच्चा पर्सनल मैसेज या ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो कि मैम आपने ये कहा था कि ये आप लेके आओगे तो इसको ले आना, अगर आपको याद ना रहे तो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हमने देखी। अब हमें लिखना है कि क्या क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब मैंने जितना पढ़ा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा डिटेल आ जाए, पर हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ये जो डिटेल है अपने आप में मोर देन इनफ होती है। पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो इससे भी बाहर डिटेल से है, तो क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, फिर अब हम उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले, दे कैन सेंड देयर हैंड रेज, और फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ। टेबल में हम लिखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, तो आप लोग भी साथ साथ हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, जो नहीं बनाता बना लिया करो, क्योंकि इतना टाइम आपको मिल जाता है। तो चलो अब लिखते हैं हमारे डिफरेंसेस। तो एक तरफ है ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इसमें पहली बात इसके स्ट्रक्चर की, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सेल वॉल देखते हैं। इसके जस्ट ऊपर हम यहाँ इतनी थिक एक सेल वॉल देखते हैं। हाँ जी अनुरूपा बोलो। हेलो हेलो, ईयरफोन अगर आपने लगाने रखे तो एक बार ईयरफोन लगा लो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी आ रही है। अनुरूपा कुछ बोल रहे हो? ईयरफोन अगर आपने लगाने रखे तो एक बार ईयरफोन लगा लो। मेरी वॉइस लैग करती है क्या स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं अनुरूपा का अभी हैंड रेज मैंने लिया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वॉइस मैं बोल पहले जाती हूँ, आपके पास आवाज बाद में आती है। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाए। तो ये ग्राम पॉजिटिव का है। ग्राम नेगेटिव के केस में सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है पतली सी, और सेल वॉल के जस्ट ऊपर यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की भी लेयर है, जिसके अंदर हम क्या देखते थे, पोरिन प्रोटीन देखते थे, जिसके अंदर हम यहाँ इस तरीके से बना देते हैं कुछ पोरिन के प्रोटीन, और यहाँ पे हम बना देते हैं टिकोइक एसिड। इस तरीके से कुछ टिकोइक एसिड यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं लेबल। इसको कर देते हैं लेबल कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन दोनों के केस में। दिस वन इज द सेल वॉल, ये भी दोनों के केस में है सेल वॉल। यहाँ पे एक अलग लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके जस्ट ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स पे दिख रहे हैं पोरिन। यहाँ पे इसके ऊपर दिख रहा है क्या, टिकोइक एसिड, TECHOIC, टिकोइक एसिड। ठीक है, डायग्राम में अभी तक मैंने यही बातें आपको समझाई थी कि सेल वॉल यहाँ पे कैसी है, थिक है, यहाँ पे कैसी है, थिन है। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ देखी। तो इसके अलावा और अभी तक जो देखा उस चीज को लिख लेते हैं जरा। कलर ही समझ नहीं आ रहा कौन सा लिया जाए। तो यहाँ पे अभी तक हमने और क्या देखा है इसके बारे में, हमने ये देखा है कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं वॉयलेट। ठीक है,
और ये जो है ये कैसे अपीयर होते हैं, अपीयर पिंक, जब सेफ्रानिन ये ले लेता है। इसके अलावा यहाँ पे जो थिकनेस है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की थोड़ी ज्यादा है, लगभग 20 to 30 माइक्रोमीटर की क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और दूसरे केस में हम ये कह देते हैं लगभग 8 से 12 8 to 12 माइक्रोमीटर की क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सेल वॉल है इसकी स्मूथ है, स्मूथ सेल वॉल। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव है इसकी सेल वॉल स्मूथ नहीं है, वेवी है, वेवी सेल वॉल, मतलब पतली है, तो ऐसे लगता है कि टिकी हुई नहीं है एक जगह पे। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर ज्यादा है तो इसके अंदर म्यूरिन भी, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन को बोला जाता है, वो भी इसमें ज्यादा होगा। म्यूरिन ये किस रिस्पेक्ट में है, नैग नैम इन सब के रिस्पेक्ट में है, तो म्यूरिन इसके अंदर बोल दिया जाता है 70 to 80% होता है। पर ग्राम नेगेटिव में जो म्यूरिन है ये कितना होता है, ये काफी कम होता है, क्योंकि सेल वॉल इसमें काफी पतली है, तो 10 to 20% यहाँ पे म्यूरिन होगा। इसके अलावा अब इसमें हमने देखा कि टिकोइक एसिड है, TECHOIC, टिकोइक एसिड, ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, पर इसके अंदर नो टिकोइक एसिड, नो टिकोइक एसिड। लिख लो, लिख रहे हो साथ में? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको लगता है ना कि मैम हम लिख रहे हैं पर आप एकदम से लिखते लिखते आगे चले गए और हम तुरंत बोल भी नहीं पा रहे, तो जितना मैंने लिखा और आपको लगा 2 लाइनें छूट गई, 3 लाइनें छूट गई, तो उतना स्पेस छोड़ के आगे की हेडिंग बना लिया करो, क्योंकि मैं बाद में पीपीटी जो है तुरंत अपलोड कर देती हूँ, तो वहां से जो पॉइंट रह गए उनको ऐड कर लिया करो। ठीक है। अभी तो मैं खैर वेट कर रही हूँ। इसके अलावा एक और चीज जो इनके बारे में काफी ज्यादा जरूरी है उसको देखते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, अभी जिसका रह गया है वो बाद में पीपीटी की हेल्प लें। तो एक तरफ था ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ था ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है ये लेस पैथोजेनिक होता है, लेस पैथोजेनिक। ये बात कैसे हुई, ये बात इस वजह से हुई कि जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड करना किसी मेडिसिन से कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू दी कैप्सूल। ग्राम नेगेटिव के पास क्या था, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के पास क्या है, ग्लाइकोकेलेक्स की लेयर है, और ग्लाइकोकेलेक्स जो शुगर की कोटिंग है वो इतनी जल्दी से नहीं हटती, इसीलिए ग्राम नेगेटिव होते हैं मोर पैथोजेनिक। इस पॉइंट को याद रखना, दीज आर मोर पैथोजेनिक, और ग्राम पॉजिटिव जो हैं ये होते हैं लेस पैथोजेनिक। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो मीजोजोम्स होते हैं, मीजोजोम्स क्या थे, इनफोल्डिंग थी किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होते हैं, तो मीजोजोम्स आर मोर, और इसके अंदर ग्राम नेगेटिव में मीजोजोम्स आर लेस। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है मैडम, और ये हो सकता है, एक तो इनके एग्जाम्पल, जिसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल में से जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनको आप याद रखिएगा। एक तो है लैक्टोबैसिलस, जो हम दही के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो कर्ड वाला है एग्जाम्पल, वो ग्राम पॉजिटिव का होता है। इसके अलावा एक और फेमस एग्जांपल में आता है स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस किस में आता है, अगेन जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो वो सब वहां पे आता है ना, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई। एक होता है स्टेफाइलोकोकस, एक होता है स्टेफाइलोकोकस।
तो ये सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट याद रखनी है जो कि ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव में कुछ कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि सेल्मोनेला टाइफाई, सेल्मोनेला टाइफाई जो हो जाता है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो सेल्मोनेला। इसके अलावा एस्चेरिया कोलाई, ये एस्चेरिया कोलाई ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और ये होता है कि आगे हम फ्लैजिला का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे फ्लैजिला में मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि एक होती है बेसल बॉडी, उसके ऊपर होता है हुक और उसके ऊपर होती है फिलामेंट, उसके ऊपर होती है फिलामेंट। ये था फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो जो बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी में अलग अलग तरीके की कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो नीचे बेसल बॉडी में, इन बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वहां पे दो टाइप की रिंग मिलती है, एक का नाम होता है एस, एक का नाम होता है एम। तो एस एंड एम रिंग आर प्रेजेंट, एस एंड एम रिंग्स आर प्रेजेंट किसमें, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। याद करना है, कुछ ऐसे समझने का नहीं है। पर वही अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, ग्राम नेगेटिव के केस में बेसल बॉडी में एस, एम, एल, ये सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल, पी, एस, एम। इस तरीके से रिंग होती है, ऊपर जहाँ हुक है, हुक की तरफ एल रिंग, फिर पी रिंग, फिर एस रिंग, एम रिंग। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एस और एम थी, ऊपर वाली एल और पी नहीं थी। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको याद मैं कैसे रखती हूँ, इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, एल, पी, एस, एम है तो ट्रिक याद करने की ट्रिक है, लव, प्यार, सब, मोह माया, सब, मोह माया, ठीक है। क्योंकि ये सीक्वेंस ही ऐसा है, लव, प्यार, सब, मोह माया। तो लव में एल, प्यार में पी, सब में एस, मोह माया में एम। तो एल, पी, एस, एम रिंग्स प्रेजेंट किसमें, इन बेसल बॉडी ऑफ, इन बेसल बॉडी, basal body of gram negative contain 4 ring, basal body of gram positive contain only 2 ring, that is S and M। तो ये एक जनरल डिफरेंस था, काफी इंपॉर्टेंट था आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कर लेना। अगर कुछ और लगा कि भी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट से आपको आना चाहिए तो वो चीजें भी आपको बता दी जाएंगी। अब फाइनली हमारा जो सेल वॉल है वो खत्म हुआ, सेल वॉल के बारे में ये सब था। कुछ और मुझे अभी तक लग नहीं रहा कि इम्पोर्टेंट है, हुआ तो मैं आपको जब भी लगा कि कुछ रह गया है तो एक्स्ट्रा पॉइंट करके नेक्स्ट क्लास में ऐड करवा दिया करूंगी, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे लिख लेना आप लोग, और फिर मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन पे। अभी तक हमने सेल एनवलप में 2 चीजें की हैं, अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स एंड अबाउट द सेल वॉल, ठीक है। ओके, गुड। सो आई एम वेटिंग, 1 मिनट का टाइम आप लोग लिख लीजिए। होपफुली सबने लिख लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फिर फाइनल थर्ड स्ट्रक्चर आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अब हम स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को और क्या क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन को और नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन,
इसके अलावा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम होता है प्लाज्मा लेमा। तो कोई भी वर्ड हो बच्चे यहाँ पे सबका मतलब एक ही है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये सारे कुछ यहाँ पे नाम है जो हम सेल मेम्ब्रेन को देते हैं। तो अब बात क्या हुई, सेल वॉल जो थी, सेल वॉल हमारी क्या होती है, सेल वॉल में मैं एक पॉइंट लिखना भूल गई, एक डेड स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक के अलावा क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन, सिर्फ सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अपने अंदर से पास करेगी। सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब हमें एक और बात जाननी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम दो टाइप की देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू टाइप की होती है। टू टाइप किस तरीके से मैडम, एक होती है यूनिट मेम्ब्रेन, एक होती है यूनिट मेम्ब्रेन, एक होती है नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, एक होती है नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब होता है ट्रू मेम्ब्रेन, ट्रू। और नॉन यूनिट का मतलब होता है सूडो, झूठी मेम्ब्रेन, सूडो या फिर फॉल्स मेम्ब्रेन। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो ट्रू क्यों है, ट्रू है इसकी कंपोजिशन अगर हो, इसकी कंपोजिशन अगर हो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, अगर ये तीनों चीज इसमें प्रेजेंट है तो वो मेम्ब्रेन होती है यूनिट मेम्ब्रेन और ट्रू मेम्ब्रेन। सूडो मेम्ब्रेन हम उसको कहते हैं कि, हाँ जी अंशु गलती से हो गया या क्या कह रहे हो, अच्छा गलती से हुआ। अंशु पूछ रही है कि सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल में क्या डिफरेंस है। बताते हैं, सेमी परमिएबल का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी मतलब कुछ ही चीजों को अपने अंदर से पास करा सकती है। कुछ चीजों में यहाँ पे अब कोई चीज स्पेसिफाई नहीं है, कुछ चीजों का मतलब ये हो गया कि भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी हैं पर उसमें से कुछ कुछ होंगे। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हो गया जैसे कि हम पढ़ते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में हम क्या कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास करेगी। तो सेमी थी अपने आप में कि कुछ ही चीजों को पास करती है, पर उस कुछ में भी हमने कुछ को सेलेक्ट कर लिया तो वो हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये इतना ही डिफरेंस ज्यादातर हम समझ पाते हैं, बाकी और इसका ऐसा ज्यादा डिफरेंस क्लियर नहीं होता। कुछ और भी हमें पता चला हम जरूर बताएंगे आपको। सेल मेम्ब्रेन की जब डिटेल आएगी तो डिटेल में ट्रांसपोर्ट एक टॉपिक आएगा, तो वहां पे मैं एक लिस्ट आपको दूंगी कि गैस पास हो रही है या नहीं, चार्ज्ड आयन कैसे पास होते हैं, नॉन चार्ज्ड कैसे होते हैं, पॉजिटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, गैसेस कैसे पास होती हैं, पोलर कैसे पास होते हैं, नॉन पोलर पार्टिकल कैसे पास होते हैं। तो वो सारी चीजों में से कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास कर पाते हैं, तो हो गई सेमी परमेबल। पर वहां पे हमने कोई स्टडी के लिए स्पेसिफाई कर दिया कि अभी हमें मेम्ब्रेन में से सिर्फ और सिर्फ आयंस को ही पास कराना है, अभी हमें मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास कराना है, तो वो हो जाएगा सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, होपफुली चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। तो इसके बाद हम यहाँ देख रहे थे कि जो मेम्ब्रेन है यूनिट मेम्ब्रेन होती है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है। नॉन यूनिट का मतलब होता है सूडो या फिर फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगी, डू नॉट कंटेन लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एट सेम टाइम। मतलब या तो इसके पास लिपिड होगा या प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा, तीनों को एक साथ एक ही टाइम पे हमेशा कंसिस्ट नहीं करेगी, वो होती है
नॉन यूनिट मेम्ब्रेन या फिर सूडो मेम्ब्रेन। ठीक है जी। आगे बात करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, दो टाइप की मॉडिफिकेशन शो करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये दो तरीके की मॉडिफिकेशन शो करती है। एक होती है इनवेजिनेशन, एक होती है इनवेजिनेशन, एक होती है इवेजिनेशन, एक होती है इवेजिनेशन। जो इनवेजिनेशन होती है, जो इनवेजिनेशन है ये क्या करती है, इनवेजिनेशन यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो इवेजिनेशन होती है ये क्या होती है, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ग्रो कर रही है। इनफोल्डिंग यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक होती है मीजोजोम, एक होती है मीजोजोम, और एक क्या होते हैं यहाँ पे क्रोमेटोफोर और मीजोजोम। ये दो तरीके के स्ट्रक्चर हमने देखे। एक सेकेंड, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, एक हो गया मीजोजोम, एक है क्रोमेटोफोर। एक इवेजिनेशन के अंदर हम देखते हैं पिलाई, इसके अलावा फिम्ब्रे, और इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो ये हमारी एक समरी थी कि इनवेजिनेशन में क्या है, इवेजिनेशन में क्या है। इनवेजिनेशन मतलब इनफोल्डिंग, इवेजिनेशन मतलब आउटग्रोथ। लिख लो, फिर आगे हम हेडिंग बनाएंगे कि पिलाई जो है ये क्या होता है। यहीं पे लिख देती हूँ मैं कुछ बातें। अभी मैंने आपको बताया था पिलाई जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे वर्ड है बट हमेशा ध्यान रखना। ट्यूब लाइक कैसे याद रख सकते हो, पिलाई, पिलाई से सीधा आता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल पास करना चाहता है, तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोल दिया जाता है सेक्स पाइलस। डिटेल ये आएगी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया में 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन जो है उसके अंदर बैक्टीरिया में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है कि भाई यहाँ पे प्लाज्मिड है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसको हमें पास करना है। तो ये पिलाई जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन एक टाइप का क्या होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, जिसमें उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ने हेल्प की। इसके बारे में आगे पॉइंट नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू फिम्ब्रे के बारे में। फिम्ब्रे क्या था, सेल मेम्ब्रेन पे कांटों की जैसी आउटग्रोथ। तो स्मॉल कांटों के लिए वर्ड यूज होता है ब्रिस्टल, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ। अब ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ से हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि कोई बैक्टीरिया उसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे कांटे हैं, उसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे कांटे हैं। इससे आपको ऐसी कोई बोल याद आ रही होगी जो कि थोड़ी चिप सी होती थी, और जैसे ओसवाल होता है वैसे उसको हम दीवार पे फेंक के मारते हैं और वो वहां पे चिपक जाती है। कुछ ऐसा बचपन में खेला होगा ना सबने कि दीवार पे चिपक जाती थी, तो वो उस बॉल पे भी तो थोड़े ऐसे कांटे कांटे से होते थे जिसको हम फेंक के मारते थे और कहीं वो चिपक जाती थी। तो उन कांटों ने क्या किया, उसको दीवार की सरफेस पे अटैच होने में हेल्प की। तो फिम्ब्रे का काम क्या है, फिम्ब्रे का काम भी यही है कि इट प्रोवाइड सरफेस या फिर इट प्रोवाइड सबस्ट्रेटम फॉर द अटैचमेंट। ठीक है, और फ्लैजिला का जो काम है, फ्लैजिला का काम तो मेन ही है मोटिलिटी के अंदर, कि ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को लोकोमोशन प्रोवाइड करेगा, लोकोमोशन। तो भाई और हम इसके बारे में क्या देख सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने पिलाई लिख लिया, एक तरफ मैंने फिम्ब्रे लिख लिया, और एक तरफ मैंने फ्लैजिला लिख लिया। पिलाई के बारे में मैंने पीछे लिख दिया कि ये क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिम्ब्रे मैंने लिख दिया कि ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिस्टल लाइक। और फ्लैजिला के बारे में ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन में से बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी से एक हुक निकला जो कि किसमें था, सेल वॉल में था। इस हुक से बाहर क्या निकली, फिलामेंट निकली। अब कभी एनसीईआरटी पढ़ के देखना, एनसीईआरटी में एक लाइन ये लिखी हुई है कि फ्लैजिला इज दी
एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। तो वहां से बड़ा कंफ्यूजन आता है कि भी फ्लैजिला सेल वॉल से ग्रो कर रही है या सेल मेम्ब्रेन से कर रही है। फ्लैजिला स्ट्रक्चर एक इवेजिनेटेड सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, पर सेल मेम्ब्रेन से बेसल बॉडी आई, सेल मेम्ब्रेन से बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी में मैंने आपको बता दिया रिंग्स होती हैं LPSM, वो हमने पीछे कर ली। फिर एक हुक है, हुक के बारे में भी सबको पता है कि ये काम करता है बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ने का। तो ये फिलामेंट हो गई। तो फिलामेंट ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाहर ऐसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है और जो निकला हुआ है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लैजिला का कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है या फिर लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है। तो फिलामेंट जो है लॉन्गेस्ट है। फिलामेंट ही ऐसा है जो लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ लोकोमोशन को शो कर रहा है, लोकोमोशन को, क्योंकि एक बाहर ऐसे लग रहा है कि हमारा सर है, हमारी जो हेयर है बिल्कुल डेप्थ में तो वो ग्रो कर रहे हैं, पर उसके ऊपर हेयर बाहर जो निकले हुए वही हवा के साथ उड़ेंगे। वैसे ही कोई बैक्टीरिया चल रहा है तो बेसल बॉडी और हुक तो एक सपोर्ट दे रही है, पर फिलामेंट ही बाहर लोकोमोशन करेगा। तो ये लोकोमोशन यहाँ पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। इसके साथ यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फिलामेंट किससे निकला, हुक से। हुक किसमें था, सेल वॉल में। तो देखने में ऐसा लगता है कि भी ये फिलामेंट नहीं, जैसे कि फ्लैजिला हो और सेल वॉल से निकल गया हो, पर एग्जैक्टली ये क्या है, ये पूरा एक फ्लैजिला है जो कि बेसल बॉडी प्लस हुक प्लस फिलामेंट से बना था, जिसमें हमने ये कहा कि दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, क्योंकि ये दिखता है पर होता नहीं है, तभी कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं। तो ये केस इसके साथ है कि इसके स्ट्रक्चर में बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस सब के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिलाई के अंदर जो पिलाई थी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, पिल्लिन प्रोटीन, पिल्लिन प्रोटीन। जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्रे, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल प्रोटीन होंगे, फिम्ब्रिलिन प्रोटीन, फिम्ब्रिन प्रोटीन। हो सकता है मैं स्पेलिंग गलत बोल रही हूँ, फिम्ब्रिन। एक आधी चीजें मिस हो जाती हैं याद में। इन केस आपको दो चार कभी मिस्टेक मिल भी जाए तो बेटा आप मेरे को ग्रुप में मेंशन कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में वहां पे या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। एक दो मिस्टेक अगर हो भी जाए, पर अभी आई डोंट थिंक सो कि मिस्टेक हुई है। पिलिन प्रोटीन, फिम्ब्रिन प्रोटीन और फिलामेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन भरा होता है, और वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन क्या होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला है तो यहाँ पे फिलामेंट के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाता है कौन सा प्रोटीन है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और फ्लैजिलिन प्रोटीन किसमें है, प्रोकैरियोट की फ्लैजिला में। यहाँ से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की फ्लैजिला का डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूकैरियोट में भी फ्लैजिला है, पर उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, पर प्रोकैरियोट में है फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स। अब इसके अलावा अब हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि जो फ्लैजिला है इसका मेन काम क्या है, लोकोमोशन प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना। पर फिम्ब्रे का जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अटैचमेंट। अटैचमेंट अब किस किस से, या तो किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम हो सकता है कोई पहाड़ हो, कोई नदी के किनारे का हिस्सा हो, कुछ भी हो, या फिर होस्ट की टिश्यू हो, होस्ट के टिश्यू के ऊपर किसी बैक्टीरिया को चिपकना। पिल्लिन का क्या काम है, फंक्शन क्या है, इसका काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन। क्या पिल्लिन और फिब्रिन का रोल है किसी लोकोमोशन में, नहीं, तो नो रोल इन लोकोमोशन। और सेम ये चीज हम फिम्ब्रिन के लिए भी बोलते हैं कि नो रोल इन लोकोमोशन, ठीक है जी। एक और चीज यहाँ से अगर मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँ तो वो ये है कि आपने पिलाई, फिम्ब्रे, फ्लैजिला के अलावा सेल की सरफेस पे बाहर एक और स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको बोलते हैं सीलिया। पर जो सीलिया है बेटा वो हमारा कभी भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। सीलिया जो है ये हमेशा और हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट। तो सीलिया के लिए आप याद रखना कि एक नोट है कि सीलिया प्रेजेंट इन
यूकैरियोट्स ओनली, नॉट इन प्रोकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ जनरल बातें देखी, जिसमें पिलाई क्या है, फिम्ब्रे क्या है, फ्लैजिला क्या है, सबके बारे में हमने यहाँ पे देखा। आई डोंट थिंक सो कि कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पे रह गया। बाकी मैं सोच रही हूँ, आप तब तक इन चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं रहा है, हमने सब कर लिया है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है कि प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर देते हैं, फिर यूकैरियोटिक शुरू करेंगे। ज्यादा तो नहीं हो रहा, और सुन सकते हो। 15 मिनट और। देखो अभी तो 48 मिनट ही हुई है, वो हमारी थोड़ी सी टाइम वेस्ट हो गया था ना। कब लेक्चर शुरू किया था मैंने लेक्चर तो आपका शुरू किया था 11 बजे, तो 11 बजे के बाद आई थिंक थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था ना, तो 49 मिनट तो ज्यादा ही कम लग रहा है। चलो कोई नहीं, जो भी है। अभी फिर बहुत कम टाइम हुआ है, मैंने 1.5 घंटे की क्लास तो कहा ही था लेंगे, तो जो भी क्लास में है, कुछ बच्चे तो चले गए। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रही हूँ और क्लास में कोई है ही नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग नहीं आती। एटलीस्ट क्लास में एक बच्चा होना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे, हमने क्या कर लिया, हमने ई वेजिनेशन कर ली। ई वेजिनेशन में हमने फ्लैजिला के बारे में देखा। अब फ्लैजिला के ऊपर अब अगेन जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं कि क्या फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल द बैक्टीरिया आर मोटाइल, सम में बी नॉन मोटाइल। तो जो सम नॉन मोटाइल होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके क्या नाम है। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी पे अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे, अगर फ्लैजिला है तो क्या नाम देंगे। पर उससे पहले हमें एक और चीज ये देखनी है कि बैक्टीरिया की कितनी शेप होती है। तो अब इसके बाद में आपको बैक्टीरिया की शेप, देन शेप के बेसिस पे कैसे कैसे ग्रुप हो सकते हैं, देन किस किस में फ्लैजिला हो सकता है, वो सब करने के बाद हम करेंगे इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें आएगा मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। उसके बाद लगेगा कि और हिम्मत है तो हम राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी करके प्रोकैरियोट को खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस, और या फिर नेक्स्ट क्लास में आगे यूकैरियोट को शुरू करके फिर नेक्स्ट डे जब भी आपकी क्लास होगी, अभी 3-4 लेक्चर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उस क्लास में आपका सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, मतलब टेस्ट होगा। टेस्ट में पहले 3 लेक्चर जो मैंने कराए वो, निधि मैम ने जो लेक्चर कराए हैं वो, मोनिका मैम का लैपटॉप में कुछ इशू आ गया है जिसकी वजह से आई थिंक कल ग्लिच आ रहे थे, तो वो उन्होंने ठीक करना दिया। तो वो एक बार उसमें स्पेस वगैरह ठीक हो जाता है, तो उसके बाद मैम के लेक्चर सबको मिला के आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। इन बिटवीन आपको प्रैक्टिस करने का जोन मैंने बताया था कि शुरुआत है, पूरा बेसिक छान मारो, जितनी एनसीईआरटी है वो पढ़ो, मैं जो नोट्स लिखवा रही हूँ वो पढ़ो, नीट में जितने पीवाईक्यू आए हैं वो करो। जो एमएससी एंट्रेंस वाले पीवाईक्यू हैं उनके आपके पास कोई स्पेसिफिक बुक है तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में सारे पीवाईक्यू जो पॉसिबल हैं, वो जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक बेस्ट कोशिश होगी। पर अभी चीजों को थोड़ा कंपैटिबल होने में 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। जैसे जैसे लगेगा कि हाँ थोड़ा सिलेबस हो गया तब हम टेस्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा ना कि मैम टेस्ट, तो पहले पढ़ना जरूरी होता है। जब कुछ पढ़ लिया, लग रहा है कि हाँ अब हमने इतना पढ़ लिया है कि अब इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके अंदर से मैं अपने आप ही आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, किस बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, या फिर टाइप्स ऑफ शेप। अब शेप आपको पता है 4 तरीके की ही कॉमन है। कौन कौन सी है 4 जो इन जनरल हम देखते हैं। बैसिलस मतलब रोड शेप, जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन।
ठीक है। बैसिलस के अलावा एक होती है स्पाइरलम। स्पाइरलम जो होती है इस तरीके से कॉइल्ड हो, ये होती है मोस्ट रेयर। इसके अलावा विब्रियो कोमा शेप हो जाती है। विब्रियो कैसी है, स्पाइरलम कैसी है, स्पाइरल शेप। विब्रियो कैसी है, कोमा शेप। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या रहेगा, कोकस। कोकस कैसी होती है, ओवल शेप। ओवल शेप या राउंड शेप। इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ शेप देखते हैं। ये तो है इन जनरल जो 4 तरीके की शेप पढ़ते हैं, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो एंड कोकस। ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ अलग से शेप हो सकती है, अलग से भी शेप हो सकते हैं। तो अलग से में क्या आता है, एक पांचवी में आता है स्टॉक्ड शेप या फिर स्टॉक लाइक। स्टॉक लाइक में कुछ इस तरीके की शेप हो जाती है। एक आ जाता है बडिंग शेप। बडिंग शेप, बडिंग शेप की बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से बड़ बनी हुई है, इसको बडिंग शेप का बैक्टीरिया बोल दिया। या फिर हो सकता है फिलामेंट शेप। अब फिलामेंट किस में होते हैं, फंजाई जब आप पढ़ते हो उसमें हाइफी, माइसीलियम, फिलामेंट ऐसा कुछ होता है। तो फिलामेंट शेप बोल दो, थ्रेड शेप बोल दो, या फिर माइसीलियम शेप बोल दो। माइसीलियम ये कुछ इस तरीके से कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये रेयर है। 5th 6th 7th जो हम पढ़ते भी कम है, पर ऐसे नाम अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है। बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, कोकस, जिसमें बैसिलस इज द मोस्ट कॉमन, स्पाइरलम इज द मोस्ट रेयर शेप। अब यहाँ पे ये देखा गया, पहले इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं। जो कोकस है, इस कोकस के कुछ टाइप्स आएंगे, जो बैसिलस है इसके कुछ टाइप्स आएंगे। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। अब इसके बाद में यहाँ पे कोकस के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा सा और। जो कोकस है इसके बारे में ये देखा जाता है कि ये अगर एक है, मतलब अगर किसी बैक्टीरिया में ये है कि एक सर्कल की जो शेप है वो सिंगल है, तो मोनोकोकस कंडीशन उसको हम बोलेंगे मोनोकोकस। ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे अगर ऐसा हो कि अगर ये 2 एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि ये 4 एक साथ हो, टेट्राकोकस। इसके अलावा ऐसे हो कि अगर ये एक चेन में प्रेजेंट हो, लंबी चेन है काफी ज्यादा, तो वो हो जाएगा स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस।
कॉकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है कोकस इन चेन या सर्कुलर शेप बैक्टीरिया इन चेन, ये है इम्पोर्टेंट। स्ट्रेप्टोकोकस सीएसआर लेवल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक होता है कि अगर बैक्टीरिया का एक ग्रुप बना हुआ है, ऐसे कॉलोनी टाइप में बैक्टीरिया अरेंज है, इन ग्रुप और कॉलोनी तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्या, स्ट्रेफाइलोकोकस। ये चीजें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर भी बहुत आती है एमएससी एंट्रेंस में, तो वहां के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमडीयू में भी आ जाती है, मतलब अलग अलग जगह का थोड़ा स्पेसिफिक है। और अगर हम ये कहें कि जो बैक्टीरिया है वो इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, 3D स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से बैक्टीरिया अगर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशनल फॉर्म, तो उस 3 डायमेंशनल फॉर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेरिकोकस। ठीक है, CO मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है, गलत लिख दी है, COCCUS। तो ये हो गया सेरिकोकस। लास्ट वाले 3 इंपॉर्टेंट है, पहले वाले तो सिंपल है तो चल जाते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस इन चेन, स्ट्रेफाइलो इन ग्रुप, सेरिकोकस एक 3 डायमेंशनल फॉर्म है बैक्टीरिया की, लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट फिर हमें बैसिलस के बेसिस पे करना है, जिसमें हम सेम ही होगा, बस वहां पे थोड़े से नाम बदल जाएंगे, जिसमें हम ये कहेंगे, अगर आप बैसिलस के रिस्पेक्ट में कहें तो बैसिलस के रिस्पेक्ट में मोनोबैसिलस, तो एक है ये रोड जैसा स्ट्रक्चर, डिप्लोबैसिलस मतलब 2 रोड के जैसे स्ट्रक्चर है। अगर मैंने यहाँ कहा कि पैलिसेड या फिर स्टॉक या फिर पाइल के जैसा स्ट्रक्चर, तो उसमें एक के ऊपर एक ऐसे पाइल्स बने होंगे। या फिर ये स्ट्रिप्टो वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, जहां स्ट्रिप्टो आ गया मतलब चेन, स्ट्रिप्टोबैसिलस, इसका मतलब है बैक्टीरिया इन चेन। ठीक है, तो ये था अबाउट देयर शेप अगर ग्रुप में है तो क्या है और कैसे है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कोकस, ये बैसिलस, ये विब्रियो और ये स्पाइरुला, जो चारों के चारों हैं, इन पे फ्लैजिला है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, और फ्लैजिला के बेसिस पे उसको हम क्या नाम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, होपफुली लिख लिया होगा सबने। अब नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में ये लिखेंगे कि फ्लैजिला में नोट प्रेजेंट इन all bacteria, so
some bacteria are non-motile, some है non-motile but most है ये, all नहीं है, most of the bacteria are motile। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, on the basis of flagella, types of bacteria। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट एट्राइकस, ATRICHOUS, या फिर इसको लिख देते हैं, चलो एट्राइकस ही बहुत है, एस्ट्रिकोकोकस भी बोल देते हैं, एट्राइकस भी बोल देते हैं। एट्राइकस का मतलब होता है नो फ्लैजिला प्रेजेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये एट्राइकस टर्म। ठीक है, एट्राइकस का मतलब नो फ्लैजिला, मतलब चाहे कोकस हो, चाहे स्पाइरलम हो, चाहे रोड शेप हो, चाहे कोमा शेप हो, किसी के पास कोई भी फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद फिर सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं मोनोट्राइकस का मतलब हो गया सिंगल फ्लैजिला ऑन वन साइड। अब वन साइड पे फ्लैजिला होने का मतलब कि कोकस है एक साइड फ्लैजिला, स्पाइरलम है एक साइड फ्लैजिला, ये रोड शेप था एक साइड फ्लैजिला, कोमा शेप है इस पे भी एक तरफ फ्लैजिला। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला, एट्राइकस मतलब नो फ्लैजिला। लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और पिक्चर्स लेके आएंगे ताकि थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे चीजें हमें। अभी भी अगर अच्छे से याद कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये मेक श्योर करना कि रिवीजन बस अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास तक चीजें सारी ऐसी थी कि बिल्कुल आती है, अभी वाली क्लास में भी आता होगा, पर जिनको नहीं आता उनके लिए वर्कलोड शुरू हो गया है। जिनको आता भी है पर उनके लिए जरूरी है, जितनी कुछ टर्म्स, कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम कभी ध्यान देते नहीं है पर उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको हम अपनी नजरों में हमेशा मेंटेन रखें। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है, लिख लिया होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड क्या हो जाता है, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या होता है जी? एम्फीट्राइकस का मतलब है, जैसे पीछे वाला जो था इसमें था मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला था एक ही तरफ। एम्फीट्राइकस के अंदर ये आ जाता है कि वन फ्लैजिला ऑन बोथ एंड, वन फ्लैजिला एट बोथ एंड। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल है टू फ्लैजिला, जैसे कि कोकस इधर भी है इधर भी है, जैसे कि रोड शेप इधर भी है इधर भी है, और ऐसे करके कि वन फ्लैजिला ऑन बोथ एंड। तो ये हमें इसमें एम्फीट्राइकस में ध्यान रखना होता है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पहले भर भर के क्वेश्चन आते थे यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा फिर फोर्थ एक आता है, क्या फोर्थ एक हमारा आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। मतलब एम्फी में ये था कि एक फ्लैजिला है बोथ एंड पे, लोफो में ये चेंज हो गया कि दोनों एंड पे है पर ग्रुप है। मतलब जैसे कोकस एक एंड पे पूरा ऐसे ग्रुप, दूसरे एंड पे भी पूरा ऐसे ग्रुप, ऐसे ही जैसे बेसिलस है पूरा का पूरा ग्रुप है, इधर भी पूरा का पूरा ग्रुप है। इसके बाद हम देखते हैं एक और फिफ्थ टर्म क्या है, एम्फीट्राइकस। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सारा ही इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना है सबको।
एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस के अंदर हम क्या देखते हैं? एम्फीट्राइकस के अंदर ये आता है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ग्रुप है पर एक ही एंड पे है। जैसे कि पीछे मैं करती हूँ, मोनोट्राइकस में था सिंगल फ्लैजिला ऑन वन एंड, सेम इसी तरीके से एम्फीट्राइकस ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। एम्फी कह रहा था कि दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला है, लोफो कह रहा था दोनों एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ स्पेलिंग तो सेम हो गई ना कुछ। एम्फीट्राइकस हमारा ऊपर हो गया, एम्फीट्राइकस यहाँ नीचे हो गया। एम्फीट्राइकस और एम्फीट्राइकस उसमें क्या था? सिंगल फ्लैजिला था। इस चीज को एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्फीट्राइकस अगर लिख लिया है तो एक बार इसको काट दो। इसको एक बार आप लोगों भी गूगल से थोड़ा चेक करना कि एम्फीट्राइकस का कैसे क्या है। इसकी एम्फीट्राइकस की जगह मैं इसको नाम दे देती हूँ सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस ज्यादा ठीक है। सिफेलोट्राइकस का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। तो इसमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। ठीक है, इसके बाद एक फाइनल बच गया पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस के अंदर ये आता है कि फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ देखी कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है, खुला खुला फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो फाइनली हमने जो शेप्स थी बैक्टीरिया की वो कर ली। फ्लैजिला अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? एट्राइकस। वो टर्म इम्पोर्टेंट थी अपने आप में। बाद में ग्रुप में है तो क्या है, सिंगल है तो क्या है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एमएससी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी चीजों का थोड़ा तरीका चेंज हो रहा है, पर यहाँ से बन सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन कि भी सिंगल लिख दिया, ग्रुप लिख दिया, उसमें कैसे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस इनके रिस्पेक्ट से करेंगे और वो सारे तभी होंगे जब आप इनको अच्छे से याद करोगे। ठीक है, तो सारी डिटेल ई वेजिनेशन के रिस्पेक्ट से खत्म हुई कि पिलाई फिम्ब्रे फ्लैजिला। फ्लैजिला थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद हमारा आएगा इनवेजिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट दी मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो पूछ सकता है। तीन बच्चे हो गए क्लास में। अभी क्लास को मैं क्या करूं, कंटिन्यू करना है। वैसे मैं 3 बजे भी आपकी क्लास लेने वाली हूँ। 1 बज गया है तो मैं सोच रही हूँ चलो अभी आपको ब्रेक दे देते हैं। अपनी जो अगली क्लास होगी, अब ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग 1 घंटे की कैसे है। क्लास तो मैंने शायद 11 बजे ही तो शुरू की थी, या तो हो सकता है कुछ सेटअप वगैरह करने में चला गया था टाइम। देखते मैं ग्रुप में, मैंने शुरू तो आप लोगों की 11 बजे ही की थी। अभी हमारा 1 बज गया और मैंने आपको यही बोला था कि 1 बज गया है ना, तो ये क्लास इतनी कम कैसे है? ऐसा कैसे हो गया है? देखना पड़ेगा कुछ। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। टाइम तो बहुत देर हो गया, रिकॉर्डिंग समझ नहीं आ रही मुझे इतनी कम कैसे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग आपके तुरंत आ जाएगी, नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है।